नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले बिहार का भूगोल एडिटोरिया का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या है? भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा है। बिहार किस नदी के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। यानी बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में है: पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और पठार। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाते हैं? तो सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदानी भाग में को 2 भागों में बांटा गया: उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा गया: उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार को 2 भागों में: धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। ये बिहार का मैप है। इधर सोमेश्वर श्रेणी, कौन श्रेणी है? सोमेश्वर श्रेणी। इसके नीचे दून घाटी, फिर रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। और ये गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपर घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानदी इधर से मिल रही है। गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। और ये घाघरा और गंडक के बीच के दोआब को कहते हैं घाघरा गंडक दोआब। और गंडक और कोसी के बीच के भूमि को, मैदान को क्या कहते हैं? गंडक कोसी दोआब। और कोसी और महानंदा के बीच के दोआब को कोसी महानंदा दोआब। और इधर गंगा और सोन के नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मैदान को गंगा सोन दोआब। नीचे का क्षेत्र, गंगा नदी के नीचे का क्षेत्र मगध का मैदान। इसके नीचे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उसके बगल में क्या है? अंग का मैदान। स्टार्ट करते हैं आगे। पर्वतीय क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिका श्रेणी का भाग अवस्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिका श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 932 वर्ग किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्र का कुल कितना भाग है? 932 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी क्या है? तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। कहाँ? तो त्रिवेणी संगम पर। इसकी ऊंचाई, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। रामनगर दून का विस्तार कहाँ है? तो हरहा नदी घाटी में। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच कौन है? तो दून घाटी। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग मैदान के बारे में। तो मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% है। मैदानी भाग कितना है? 96% मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण
गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। इस मैदान यानी बिहार के मैदान से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार के मैदान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, उत्तरी गंगा का मैदान। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का ढाल किधर है? उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। कितने दोआबों में? 3 दोआबों में बांटा जाता है। 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है कि दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़, मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। 3 दोआब कौन कौन सा है? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। यानी उत्तरी मैदान में 3 दोआब बनता है, घाघरा गंडक कोसी महानंदा। दक्षिण गंगा का मैदान, तो गंगा नदी से दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। पठार, अब अगला देखते हैं पठार। तो पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पठारी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है, धारवाड़ चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। पहला कौन है? धारवाड़ चट्टानें और दूसरा विंध्यन चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें के अंतर्गत मुंगेर, जमुई, नवादा, गया दिया जाता है। धारवाड़ चट्टानें के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। विंध्यन चट्टानें के अंतर्गत कैमूर और रोहतास। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देख लेते हैं कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा प्रदेश। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। किस झील के रूप में पाए जाते हैं? चौर, तो गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाल। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। कुछ देखते हैं। धारवाड़ जो चट्टान है प्री कैम्ब्रियन युग का, किस काल का है? प्री कैम्ब्रियन। इस क्षेत्र के अंतर्गत धारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर। और इसका विशेषता क्या है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। यह बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। विंध्यन प्रकार के, तो ये प्री कैम्ब्रियन ये भी है और इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास आ जाता है। इसका विशेषता है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी क्या है?
ये प्लीस्टोसिन युग का है, प्लीस्टोसिन युग का है। और इसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण आता है। पश्चिमी चंपारण इसका विशेषता है कि सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। क्वार्टरनरी में कौन आते हैं तो प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन, प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन। इसके अंदर गंगा का मैदान आता है। गंगा का मैदान क्वार्टरनरी प्रकार का है और किस काल का है तो प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन। इसका विशेषता है कि बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। इसका विशेषता है कि बिहार का अधिकांश भाग कैसा है, मैदानी। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अब बिहार की जलवायु देखते हैं तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु कैसी है तो उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। निम्नलिखित क्या क्या देखते हैं। तो पहला क्या है, अक्षांशीय स्थिति या उपोष्ण क्षेत्र। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत की उपस्थिति। तीसरा बंगाल की खाड़ी से दूरी। चौथा उचाबच। पांचवा मानसून का प्रभाव इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दिशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार CWG के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार CWG और दक्षिणी बिहार AW के अंतर्गत आता है। इसको AW से संकेत करते हैं। उत्तरी बिहार के जलवायु को CWG और दक्षिणी बिहार को AW, यानी कोपेन के अनुसार। और ट्रीव्राथा के अनुसार उत्तरी बिहार CAW और दक्षिणी बिहार AW। थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को CB-W और शेष बिहार को CA-W। आगे देखते हैं। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, पहला क्या है, ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है। बिहार का सबसे गर्म स्थान क्या है, गया। 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ मापा गया है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण ही वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नार्वेस्टर या कालवैसाखी कहते हैं। तो पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु। दूसरा क्या है, वर्षा ऋतु। तो ये जून मध्य से अक्टूबर तक के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है, मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर होती है तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर प्रति जिले में होती है।
बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु, तीसरा क्या है, कौन सा ऋतु है, शीत ऋतु। इसका काल है मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक, मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है, और सर्वाधिक ठंडक भी कहाँ पड़ता है, तो गया में पड़ता है। आगे लिखा हुआ है कि दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण, शीतोष्ण चक्रवात के किस चक्रवात के कारण, तो शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो शीतोष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा से किस फसल को फायदा होता है, रबी फसल को। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को देखते हैं, तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह है जोन पहला, ये जोन दूसरा, और ये क्या है, जोन तीसरा। थर्ड ए इधर और थर्ड बी। जोन 1 में कुल 13 जिले आते हैं। जोन 1 में कुल कितने जिले आते हैं, 13 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन सेकेंड में 8 जिले आते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। और तीसरा जोन को 2 भागों में बांटा गया है। थर्ड ए में 6 जिले हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। जोन थर्ड के बी में 11 जिले आते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जोन 1 में क्या इसका विशेषता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा, जोन प्रथम में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। कौन सी मिट्टी, खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। यहाँ की मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि। जोन सेकेंड में उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें इधर का है जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जोन थर्ड में क्या है, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। इस जोन की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि। अपवाह तंत्र पढ़ते, बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से कैसे राज्य है, एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर
बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बिहार की नदियों को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला है हिमालयी नदियाँ और दूसरा है पठारी नदियाँ। पहला हिमालयी नदियाँ, दूसरा पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ क्या है? ये सदा नीरा यानी वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षाधारित नदियाँ। पठारी नदियाँ क्या है? वर्षाधारित नदियाँ। हिमालयी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती होती है और ये कैसी होती है? अनुवर्ती होती है। पठारी नदियाँ अनुवर्ती होती है, हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है और पठारी नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ बाल्यावस्था में है और पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। हिमालयी नदियाँ मार्ग में परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती हैं। पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती है। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनाती है और पठारी नदियाँ बाढ़ की कम संभावना होती है। हिमालयी नदियाँ के एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा। और पठारी नदियाँ के अंतर्गत सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। देख लेते हैं नदी बिहार कौन सी नदी है। ध्यान से इसको देखना और हो सके तो मैप में बनाने की कोशिश करना। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया गंगा नदी। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। ये है गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी के उत्तर और पश्चिम सबसे पहले कौन सी नदी आगे मिलती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। उसके बाद घाघरा के बाद कौन सी नदी आगे मिलती है? गंडक नदी। घाघरा के बाद गंडक नदी। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। गंडक के बाद कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। फिर बागमती नदी। फिर कौन सी नदी? बागमती नदी। यानी सबसे पहले सीमा रेखा के साथ यानी बनाती है घाघरा नदी, घाघरा नदी। उसके बाद गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला नदी, कोसी नदी, फिर महानदी। महानदी में ऊपर आकर के एक मेची नदी मिलती है। ये उत्तर से मिलने वाली नदियाँ हैं। बिहार के उत्तर से मिलने वाली गंगा नदी में कौन कौन सी नदी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। कमला, कोसी, महानंदा। क से 3 नाम है। कमला, कोसी, कमला कोसी है। कमला, कोसी और एक महानंदा है। और घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं नीचे से। सबसे पहला कर्मनाशा। पश्चिम में कौन है? कर्मनाशा। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना या फल्गु। निरंजना या फल्गु, जिसको निरंजना या फल्गु नदी में मुहाना नदी भी आकर मिलती है। तो कर्मनाशा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, मुहाना और क्यूल नदियाँ भी मिलती है। आगे देखते हैं। नदी उद्गम स्थल, संगम या मुहाना और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे पहला गंगा। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। ये गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। घाघरा नदी तिब्बत से आती है और इसका संगम या मुहाना क्या है? तो गंगा, सारण जिला में। कहाँ? गंगा में मिलती है, सारण जिला में। इसकी लंबाई कितना है बिहार में? 83 किलोमीटर। कितनी है? 83 किलोमीटर। गंडक नदी नेपाल से आती है और इसका संगम गंगा में सोनपुर के निकट होता है। गंडक नदी 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा मिलती है खगड़िया के पास। बिहार में लंबाई इसकी है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। अगला नदी बागमती, ये महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है
और ये कोसी में मिलती है। किस नदी में मिलती है? कोसी में मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। कमला नदी, कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये कोसी में जाकर मिलती है। इसका लंबाई नहीं दिया गया है। कोसी, कोसी गोसाई स्थान से नेपाल से निकलती है और ये गंगा कुर्सेला के निकट, कुर्सेला कटिहार में मिलती है। 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है कोसी नदी की। महानंदा, महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा मालदा में मिलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है, कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा मिलती है चौसा के निकट, गंगा मिलती है चौसा के निकट। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये दानापुर में मिलती है गंगा नदी में। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है और गंगा में फतुआ के निकट मिलती है। फल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये पुनपुन नदी के साथ गंगा मिलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है। अजय नदी जमुई से निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। केउल, केउल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में मिलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और केउल नदी के साथ गंगा में मिलती है, केउल नदी के साथ गंगा में मिलती है। आगे देखते हैं गंगा नदी के बारे में विस्तार से। तो गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई यानी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी कुल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी देवप्रयाग से पहले गंगा नदी को हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं और जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आकर मिलती है, इसके बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार का सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है, कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई के जिले में पटना में। गंगा के सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। किसे पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। तो यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास निकलती है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, यानी सिवान जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो घाघरा नदी बहती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। अन्य नाम इसका सरयू है, मैदानी भाग में इसका सरयू है
और गोगरा कर्णाली नेपाल में इसे कहा जाता है। गोगरा कर्णाली कहाँ कहा जाता है इसे? नेपाल में। इसकी सहायक नदियाँ यानी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। इसकी सहायक नदी यानी इसकी मतलब घाघरा की सहायक नदी कौन कौन है? तो घाघरा की सहायक नदियाँ हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती। अब देखते हैं गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं मैदानी भाग में। गंडक नदी को कौन सी नदी? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? गंडक नदी को सप्त गंडकी शालिग्रामी। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गर्ज बनाती है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन? गंडक नदी। इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। गंडक नदी की सहायक कौन कौन है? तो काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थरों को क्या कहा जाता है? शालिग्राम कहा जाता है। इसलिए इसे नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो यह सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहती हुई अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंगा नदी में किस जिले में मिलती है? खगड़िया जिले में। इसका अन्य नाम सिकरहना है। इसका अन्य नाम क्या है? ऊपरी भाग में सिकरहना। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ मसान, बालोर, तिऊर, धनौती। कौन कौन सी नाम है? तो मसान, बालोर, तिऊर, धनौती इसकी सहायक नदियाँ है। आगे देखते हैं बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी। तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अंत में क्या होती है? गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है, सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इसी नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर है। यानी नेपाल में बागमती नदी के तट पर काठमांडू शहर बसा हुआ और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में। तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है। कोसी को नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्त कौशिकी, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यानी सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि है। अब देखते हैं महानंदा नदी।
तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? पैनोर, नागर, बालासर, मेची है। उसके बाद देखते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यानी चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। उसके बाद देखते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। यानी रोहतास बिहार और गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। और सोन नदी के बारे में कि यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी यह सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध बना हुआ है रोहतास में। इंद्रपुरी बैराज बना हुआ है रोहतास में। वान सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र में बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। आगे देखते हैं पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में, कहाँ? फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो फतुहा में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है? मोरहर, मादर और दरधा आदि। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं फल्गु नदी। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। मोकामा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी। छपरा किस नदी के? घाघरा। हाजीपुर गंडक नदी, हाजीपुर गंडक नदी। सोनपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी। दरभंगा बागमती नदी। गया फल्गु नदी। फतुहा तो फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के प्रवेशी हुए। और बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। यानी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के लिए। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना किस किस नदी पर है? तो सोन, गंडक और कोसी। सोन, गंडक और कोसी। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखते हैं कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना। तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में
1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना, बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना। डेहरी में बारून के पास नदी पर बांध बनाकर दो नहरों दोनों किनारों से निकाली गई। पूर्वी सोन नहर से इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र, इसमें 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और बारून जल विद्युत केंद्र से 3.3 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अब देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। इसका लाभ किसको किसको मिलता है गंडक परियोजना को? तो बिहार को भी मिलता है, उत्तर प्रदेश और नेपाल को। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। नेपाल के साथ कब समझौता हुआ? 1959 में। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाले गए, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दो नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। अब देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुआ। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय में सिंचाई होती है। आगे देखते हैं जलप्रपात के बारे में। तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। फिर से देखते हैं कि जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बिहार की प्रमुख जलप्रपात को देखते हैं, कौन कौन से बिहार में प्रमुख जलप्रपात है, जिसमें कि पहला ये ककोलत जलप्रपात, कहाँ है? नवादा। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, सबसे ऊंचा, बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गावती जलप्रपात। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, मंझर कुंड भी और धुआं कुंड भी सासाराम रोहतास। कर्मनासा बक्सर, दुर्गावती रोहतास। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें के बारे में।
कांवर झील कहाँ है, किस जिला में, बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय में। गोगाविल या घोघा झील कटिहार, गोगाविल या घोघा झील कटिहार, गोगाविल या घोघा झील कटिहार। कुशेश्वर झील दरभंगा, कुशेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर नालंदा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा। अनुपम झील कैमूर, अनुपम झील कैमूर। सिमरी झील, सिमरी झील सहरसा, सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर, जगतपुर झील भागलपुर। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सरैया मन बेतिया पश्चिम चंपारण, सरैया मन बेतिया पश्चिम चंपारण। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख नहरें। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, तिरहुत नहर गंडक नदी पर, और दो नहर भी गंडक नदी से निकलती है। और ये लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी, कोसी और पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया, और पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल लाभान्वित होता है। राजपुर से तो ये सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन से सोन नदी से निकलती है, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन नदी से इसे रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर लाभान्वित होता है पश्चिमी सोन से। कुछ बिहार के गर्म जलकुंड के बारे में देखते हैं। बिहार के गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं, तो राजगीर में कौन कौन से हैं, जो राजगीर वाले होंगे उनको पता है कि राजगीर में ब्रह्मकुंड है जो कि सबसे गर्म बिहार का है जलकुंड है। उसके बाद सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, कौन कुंड है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, कौन है, सूर्य कुंड है, और नाना कुंड है। यानी बिहार के राजगीर में कौन कौन है, तो ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नाना कुंड। और बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है कौन, ब्रह्मकुंड। उसके बाद देखते हैं मुंगेर में कौन कौन सा कुंड है, तो मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड। मुंगेर में कौन सा कुंड है, लक्ष्मण कुंड। सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, यानी राम लक्ष्मण सीता के नाम से कहाँ कुंड है, मुंगेर में। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सभी है कहाँ, मुंगेर में। यानी पंचतर कुंड, श्रृंगार कुंड, भरारी कुंड, भीम बांध, जन्म कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड। गया में एकमात्र कौन, अग्नि कुंड, कौन है, अग्नि कुंड। और बिहार की मिट्टी के बारे में देखते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस को मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोड़ बोल सकते हैं, कछारी भी बोल सकते हैं, मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। देखते हैं, पर्वत पादीय मिट्टी उत्तर बिहार की मिट्टियाँ में, उत्तर बिहार की कौन कौन सी मिट्टी है, पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है, तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको कैराल या कैवाल मिट्टी कहते हैं, और लाल पीली मिट्टी बलथर मिट्टी भी है। ये सभी दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ हैं।
दक्षिण बिहार की मिट्टी यहाँ है और ये उत्तर बिहार की मिट्टी है। आगे देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब देखते हैं तराई मिट्टी के बारे में कि इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है और चूना और पोटास की अधिकता होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब देखते हैं नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाल मिट्टी। पहला क्या है? टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कगारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। पुरानी जलोढ़ या करैल कबाल मिट्टी क्या है? तो इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि हैं। लाल पीली वलथर मिट्टी। तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है।
इसके बारे में और है लाल पीली मिट्टी का। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट जल्द आएगा।